सवाल हमें कहता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और देता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी वाटर। अगर हमारे पास 25 ग्राम ग्लूकोज है तो इस कीमियाई अमल को मुकम्मल करने के लिए यानी इस केमिकल रिएक्शन को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए होगा। और सवाल का दूसरा हिस्सा कहता है कि जब ये रिएक्शन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मास कितना होगा। यानी हमें एक चीज बताई गई है कि ग्लूकोज का मास कितना है और हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मास निकालना है। देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत मुश्किल सवाल है, मगर आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 जमा ऑक्सीजन, ये क्योंकि गैस है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा O2 और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है CO2 जमा पानी जिसका फॉर्मूला होता है H2O। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने से पहले आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। हमने इक्वेशन को बैलेंस किया था, यानी मसावात को मतवाजन किया था। तो बैलेंस करते वक्त हमें चाहिए कि हम सबसे पहले सबसे मुश्किल मॉलिक्यूल से शुरू करें, ताकि जब एक दफा वो मतवाजन हो जाएगा तो हमें बाकी मॉलिक्यूल मतवाजन करते वक्त कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि सबसे मुश्किल मॉलिक्यूल तो हमें ग्लूकोज का ही लग रहा है, तो हम इससे शुरू कर लेते हैं। अगर हम कार्बन को देखें तो बाएं हाथ पर हमारे पास ग्लूकोज में है 6 कार्बन और बाएं हाथ पर और कोई कार्बन नहीं है। लेकिन अगर हम दाईं तरफ देखें तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें 1 कार्बन है, तो हम इसको 6 से ज़र्ब दे लेते हैं। अब हमारे पास दोनों तरफ 6 कार्बन आ चुके हैं। तो अब हम अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो हमारे पास यहाँ है हाइड्रोजन। तो बाईं तरफ ग्लूकोज में हमारे पास 12 हाइड्रोजन है और दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है जो कि H2O में मौजूद है। तो यहाँ हाइड्रोजन को 12 करने के लिए हमें 2 को ज़र्ब देना पड़ेगा 6 के साथ, तब जाके ये 12 होगा। तो यहाँ H2O के साथ हम लगा देते हैं 6। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो बाईं तरफ हमारे पास ग्लूकोज में है 6 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस के पास हैं ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी बाईं तरफ हमारे पास 8 ऑक्सीजन है। और अगर हम दाईं तरफ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास है 12 ऑक्सीजन। अब ये 12 ऑक्सीजन इसलिए है क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होते हैं 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के क्योंकि 6 से ज़र्ब दिया हुआ है तो 6 ज़र्ब 2 हुआ 12। इस तरह यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हुए। और अगर हम H2O में देखें तो यहाँ हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगाया था, लिहाजा यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए। तो दाईं तरफ हमारे पास कुल मिला के 18 ऑक्सीजन बनेंगे। अब मैं चाहूंगी कि बाईं तरफ ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा नंबर लगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद 12 हो जाए, तब हमारे पास दोनों तरफ 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। मैं ग्लूकोज के साथ इसलिए कोई नंबर नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो फिर हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद को भी तब्दील कर देंगे। लिहाजा अगर हम यहाँ ऑक्सीजन के साथ 6 लगा दें तो 6 ज़र्ब 2 हो जाएगा 12 और इस तरह हमारे पास दोनों तरफ 18 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि स्टोइकियोमेट्री का जितना भी हिसाब किताब है वो सब मोल्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो हमारे पास जब भी सवाल में कोई मास दिया गया होता है तो हम सबसे पहले उसको मोल्स में तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ ग्लूकोज का मास दिया गया है और वो है 25 ग्राम। इसके मोल्स निकालने के लिए हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें ग्लूकोज में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से लेना पड़ेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इतनी बार इस्तेमाल हुआ है कि मुझे तो ये ज़बानी ही याद हो गया है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है तकरीबन 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 15.99 होता है, तो हम इसको तकरीबन लिख लेते हैं 16।
अगर आपको मेरी याददाश्त पर यकीन नहीं है तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, कार्बन का एटॉमिक मास मैंने 12 ही लिखा है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपको भी इन तीनों के एटॉमिक मास याद हो चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो ग्लूकोज का मास निकालने के लिए हम करेंगे 6 को ज़र्ब देंगे 12 के साथ, क्योंकि 6 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास है 12। इसमें हम जमा करेंगे 12 ज़र्बे 1, 12 क्योंकि इसमें 12 हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, जमा 6 ज़र्बे 16 क्योंकि ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होते हैं और 16 इसका एटॉमिक मास है। तो इसका जवाब हमारे पास आता है 180। अब हमने ग्लूकोज के मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने के लिए हमें दिए गए मास को तकसीम करना होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया मास है 25, तो इसको हम तकसीम करते हैं 180 के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 0.139, यानी इतने मोल्स ग्लूकोज के हैं। तो इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज के मोल को चाहिए 6 ऑक्सीजन। तो अगर हमारे पास 0.139 मोल्स हैं तो इसको कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे? तो अगर एक मोल को चाहिए 6 ऑक्सीजन तो 0.139 को चाहिए होंगे 6 ज़रबे 0.139, जिसका जवाब आता है 0.833, यानी हमें चाहिए होंगे इतने ऑक्सीजन के मोल्स। अब हमारे लिए काम आसान हो गया है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स तो आ गए हैं, अब हमने सिर्फ इसका मास निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि एक मोल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का मास कितना होता है। हमने देखा था कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में क्योंकि 2 एटम होते हैं तो हम 16 को 2 से ज़र्ब दे लेंगे, तो हमारे पास जवाब आता है 32 ग्राम, यानी एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के मोल का मास है 32 ग्राम। तो 0.833 मोल का मास कितना होगा? इसके लिए हम 0.833 को ज़र्ब देंगे 32 के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 26.7। ये ले, अब 3 में से एक हिस्सा तो हल हो गया क्योंकि हमें ऑक्सीजन का मास पता लग गया है जो कि है 26.7 ग्राम। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कितना मास होगा। तो इसको हल करने के लिए हम वापस ग्लूकोज की तरफ जाते हैं। हमने शुरू में हिसाब लगाया था कि ग्लूकोज के मोल्स हैं 0.139 और हमें इस इक्वेशन से ये भी पता है कि ग्लूकोज का एक मोल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल। तो जाहिर है 0.139 मोल्स बनाएंगे, इसको हम ज़र्ब दे लेंगे 6 के साथ। अच्छा, मुझे कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हिसाब हम पहले ऑक्सीजन के साथ कर चुके हैं और उसमें हमारे पास जवाब आया था, यहाँ ये लिखा है 0.833। अगर आप दोबारा इस इक्वेशन को देखें तो इसमें एक ग्लूकोज इस्तेमाल करता है 6 ऑक्सीजन और बनाता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स। हिसाब लगाकर हमें पता चल गया था कि हमें चाहिए होंगे ऑक्सीजन के 0.833 मोल्स जो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के भी बिल्कुल उतने ही मोल्स जो कि हैं 0.833। तो बिल्कुल इसी हिसाब से हमारे पास पानी के भी मोल्स हो जाएंगे 0.833। तो हमें अलग से पानी के मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मोल्स तो आ चुके हैं, अब हम इनका मास निकाल लेते हैं। इन दोनों के मोल्स तो एक ही जितने हैं मगर मास एक जितना नहीं होगा, वो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इसका मास निकालने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, जिसके लिए हमें इसके अंदर मौजूद तमाम एटम के एटॉमिक मास को आपस में जमा करना होगा। तो इसमें है एक कार्बन है जिसका एटॉमिक मास होता है 12,
2 ऑक्सीजन है तो हम 16 को ज़र्ब दे लेंगे 2 के साथ और हमारे पास जवाब आता है 44। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मोल का मास है 44 ग्राम। तो 0.833 मोल्स का मास हो जाएगा। 0.833 को हम ज़र्ब देंगे 44 के साथ, तो इसका जवाब आता है 36.7 ग्राम। बिल्कुल इसी तरह अब हम पानी का मास निकाल लेते हैं। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास होगा, पानी में होते हैं 2 हाइड्रोजन, तो 2 ज़रबे 1 जमा 1 ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 16। इसका जवाब आता है 18। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह ज़र्ब दे लेंगे 0.833 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा वाटर का मास। तो हमारे पास जवाब आता है 14.99। चलें इसको हम 15 ग्राम ही लिख लेते हैं। आखिरकार हमने ये पूरा सवाल हल कर ही लिया। अब तक आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि स्टोइकियोमेट्री के जितने भी सवालात होते हैं वो सब मोल्स के हिसाब किताब के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। यानी जितना मैथ्स आपको दिया गया है पहले आप उससे मोल्स निकाल लें, फिर केमिकल रिएक्शन को देखते हुए उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स का आपस में रेशो यानी आपस में उनका तनासुब निकाल लें। इस तरह आपको बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी मोल्स पता लग जाएंगे और फिर आप एक एक करके उनका मास निकाल लें। तो बस यही सब कुछ स्टोइकियोमेट्री है।